Hi everybody, welcome to our channel Expert Smart Classes and this is your CDP educator Kajol Sinha here again. तो my dear students हमने important topics पढ़े हैं CDP के with concepts and previous year questions. तो I hope आपकी जो preparation है वो well going चल रही होगी. बाकी जो चीज़ें रहती हैं अभी अभी कुछ ही वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब सीडीपी की होल सीरीज कंप्लीट हो जाएगी जिसमें आपके जितने भी मतलब एग्जाम से रिलेटेड हमने टॉपिक है वो सारे हम कवर अप करेंगे. बाकी इसके बाद आई विल डेफिनेटली ट्राई की पीवाईक्यू एक सीरीज लेके आऊं जिसमें आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो प्रॉपर से मतलब कोई भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी. ठीक है, तो हमने कंसेप्ट पढ़े, हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, वी हैव डन थ्योरीज, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें वाइगॉट्स्की, जीन पियाजे, इन सब की थ्योरीज हमने बहुत अच्छे से डन की. बाकी आज हम आएंगे अधिगम यानी कि लर्निंग वाले चैप्टर पर. देखिए सीटेट के लिए सीटेट के लिए अगर मैं स्पेशली बताऊं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. और बाकी स्टेट ओरिएंटेड टेट जितने भी हैं जैसे एचटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, उसमें यहाँ से फैक्चुअल चीजें आती है. ठीक है, ध्यान रखना सीटेट में यहाँ से कंसेप्चुअल चीजें आएंगी यानी कि कंसेप्ट बेस्ड, और इसमें आएगा टेट वगैरह में इससे फैक्ट्स पूछे जाएंगे ज्यादा. ठीक है, बाकी इनमें जो आप बेसिकली पढ़ने वाले हो वो ये है कि जितने हमारे बिहेवियर पे काम करते हैं. ठीक है, जैसे आपके थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, तो ये सब जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट जो बिहेवियरिज्म को ज्यादा मानते थे और उस पर ही अपनी थ्योरीज बनाते थे, तो इनके बारे में आपने बीएड, बीटीसी इन सब में थोड़ा सा बहुत पढ़ा हुआ है. बाकी आज हम इसको अच्छे से क्लियरली डिटेल के साथ करते हैं. क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर. जैसे अब लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो लर्निंग में अच्छा इसमें हिंदी इंग्लिश का दोनों का जो है मिक्स किया है तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. कुछ चीजें मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी, आप उन पर फोकस करना. जैसे कि इसमें दो बातें हैं, एक तो है सिचुएशन एंड द सेकंड वन इज बिहेवियर चेंजेस. अब देखिए लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या है, मतलब बेसिकली दो वर्ड से अगर हम इसको इंटरेक्शन करवाएं तब लर्निंग होती है. कैसे इंसान हर सिचुएशन से सीखता है और अपने बिहेवियर में चेंज करता है. अब देखिए हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस आती है लाइफ में. ठीक है, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सिचुएशन. हम सीखते कैसे हैं, कई बार हम दूसरों से सुनकर नहीं सीख पाते हैं, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं. ठीक है, जैसी हमारी सिचुएशन होती है तो हम उसको उस सिचुएशन में खुद को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारे बिहेवियर में क्या हो जाता है, चेंज. ठीक है, लाइक अगर किसी की सिचुएशन पहले कुछ और रही है, अब जैसे मान लीजिए मैरिज से पहले कुछ लोगों की लाइफ कुछ और होती है और मैरिज के बाद जब वो नई कंडीशंस में आते हैं, अडॉप्टेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ चीजें सीखते भी हैं. यानी कि जब हम कोई नई सिचुएशन में कुछ चीज को सीखे और अपने बिहेवियर में चेंज लाए तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, लर्निंग. उसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम. क्लियर है, आप कुछ भी कोर्स सीखते हैं, मान लीजिए आप कुछ भी ABCD कुछ भी सीख रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप ध्यान से देखना कि जब आप सीख रहे होंगे उस टाइम में और जब आप सीख चुके होंगे तो आपके बिहेवियर में बहुत डिफरेंस होगा. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम. इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाना ही सीखना है. यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम अपने बिहेवियर को चेंज करें दैट इज कॉल्ड व्हाट, अधिगम. आप कोई भी कोर्स ले लीजिए या घर में आपको सीख रहे हैं, पहले आपको लाइक कोई भी घर का काम नहीं आता था, आपने सीखना शुरू किया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फिर आपके बिहेवियर में चेंज आया तो दैट इज कॉल्ड कि आपका जो पहले का था एक बिहेवियर वो चेंज होकर एक कांस्टेंट बिहेवियर आ गया है जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करता है. क्लियर है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा. लर्निंग में बस दो फैक्ट से आप इसके ट्रिक बना लेंगे, दो फैक्ट से याद रखेंगे. सिचुएशन से हम लर्न कर रहे हैं और कैसे लर्न कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करके. इज दैट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग प्रोसेस. अब देखो हम लर्निंग प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इस चैप्टर में अधिगम का मतलब ये होता है, बट अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि लर्निंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा तो उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट है, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है. यानी कि इट कंटिन्यूस फ्रॉम, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स टिल डेथ. ये कब तक रहता है, हमारी मृत्यु तक. यानी कि जब तक हम जन्म लेते हैं उस टाइम से, उस पर्टिकुलर डे से हम नई चीजें डे बाय डे सीखते हैं, स्टेजेस के अकॉर्डिंग सीखते हैं, लाइफ टाइम सीखते रहते हैं. सीखने की कोई एज नहीं होती, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैच्योर बंदा सीख सकता है. सीखते रहो आप लाइफ टाइम, नई नई सिचुएशन देखोगे, आप नई जगह पे जाओगे तो वहां पर देखोगे कि कुछ लोग अलग बिहेव कर रहे हैं तो आप उनसे सीखने की कोशिश करोगे. अभी जैसे लाइक आप किसी भी स्टेट में हैं
तो मान लीजिए आप दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने जा रहे हैं या किसी भी पर्पज से, बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं, तो आप वहां पर जाके वहां की कंडीशंस को अडॉप्ट करोगे, वहां पे सीखोगे कि अच्छा यहाँ के लोग जो ये लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ का सेटलमेंट ऐसा है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, तो आप उन नई चीजों को सीखने का ट्राई करोगे। क्लियर? तो आप जो है लास्ट मोमेंट तक, अपने लाइफ की लास्ट जो मोमेंट होती है तब तक हम कुछ ना कुछ, चाहे कम स्पीड में या ज्यादा स्पीड में, सीखते ही रहते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? लर्निंग। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट इज कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। देखो सोशल प्रोसेस है, अगर आप सोशल हो तभी आप कुछ सीख पाओगे, अदरवाइज ना, देखो अकेले अगर किसी बंद कमरे में आप किसी को बंद कर दो और आप उसे कहो कि आपको ना पूरी लाइफ यहाँ गुजारनी है या कुछ महीने आपको गुजारनी है, तो उस पर्टिकुलर एक रूम के अंदर वो पर्सन कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वहां उसका सोशली इंटरेक्शन खत्म कर दिया गया है, वहां पे उसका कनेक्शन जो है वो बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके की चीजें जब होती है, यानी कि सोशल प्रोसेस को जब डिनाई किया जाता है, सोशली किसी को आप सामने नहीं लेके आ रहे हो, आप उसको बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हो एक रूम में, तो वहां पर उसकी लर्निंग प्रोसेस पर इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली, और वो ही और शी विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। ठीक है? वहां पे माइंड सीखने की जगह और नेगेटिव काम करेगा और वहां पर उसका एक स्टॉपेज पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट क्लियर है कि सोशल प्रोसेस है, और ध्यान रखना ये कई बार आ भी जाता है टीचिंग एग्जाम्स में कि किस काइंड का प्रोसेस, लर्निंग इज अ विच टाइप ऑफ प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस। तो ध्यान रखना सोशल प्रोसेस पे आप टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज सीखना अडेप्टेशन की प्रक्रिया है, यानी कि अभी मैंने आपको बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग में बताया है कि जितना आप किसी चीज को अडॉप्ट करना सीखेंगे, यानी कि अपने या तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप खुद को ढाल लेंगे, ठीक है, या फिर वो सिचुएशन पे आप ट्राई करेंगे कि वही बदल जाए। तो इस तरीके से आपने क्या किया? अडॉप्ट कर लिया, अनुकूलित बना लिया, तो वही चीज आपकी किसके काम आएगी? लर्निंग के। तो ध्यान रखना, सेकेंड थिंग यू हैव टू मार्क या यू हैव टू लर्न, दैट इज अडेप्टेशन। सेकेंड पॉइंट आप क्या कर सकते हैं? अडेप्टेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, चलता रहता है, और सीखना कहीं ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के किसी कंट्री में कोई ऐसी कंट्री भी है जहां पर डिनाई कर दिया गया है कि गवर्नमेंट ने कि सीखना नहीं है कुछ भी। ये तो प्रोसेस है, ये तो लाइफ का प्रोसेस है, हमेशा चलेगा और हर जगह पे चलेगा, हर टाइम पे, हर मोमेंट में चलेगा। ठीक है? और सीखना भी अब हम देखेंगे कि लर्निंग भी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है एज वेल, लेकिन सीखना हमेशा चलेगा। क्लियर है? चाहे आप वो नेगेटिव अडॉप्ट करें या पॉजिटिव। नेक्स्ट है इट इज अ मेंटल प्रोसेस। मेंटली तो है, देखो मेंटली है क्योंकि आप एक चीज देख के चलो कि कोई अगर किसी को मेंटली डिसऑर्डर होगा, अगर माइंड उसका हेल्थी मतलब एक उसकी जो हेल्थ कंडीशन है माइंड की वो प्रॉपर नहीं है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, या वो मेंटली रिटार्डेड है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो वो बेसिक सी बात है, वो उसको सीखने में फिर हिंडर करेगा, उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? तो मेंटल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, ध्यान रखना ये कुछ चीजें यूनिवर्सल है। ठीक है? यूनिवर्सल, अडेप्टेशन, मेंटल एंड सोशल, 4 पॉइंट क्लियर है हमारे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें लर्नर्स की एक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत होती है। देखो ये कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स। देखो सीखना ना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अपने आप में। कुछ चीजें ऐसी होती है, ठीक है, कि हमें लगता है कि हम इजीली सीख पाएंगे, बट जब आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज को करते हो तो डेफिनेटली वो एक कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाती है, यानी कि सीखना क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल प्रक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं? एक्टिव एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर वाकई में if in reality you want to learn anything then you have to be actively engaged, आपको actively engaged होना पड़ेगा। आप किसी भी चीज को सीखें तो अपने सेंसरी ऑर्गन्स आप एक्टिवेट रखेंगे, आप पर्टिकुलरली अपने माइंड को वहां पर प्रेजेंट रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि माइंड मतलब बॉडी प्रेजेंट है और माइंड कहीं और है, तो वो चीज गलत है। वहां पर आप चाहे आप 10 घंटे भी बैठे रहे, आप वो चीज नहीं सीख पाएंगे जो चीज आप एक्टिवली सीख सकते हो। तो एक्टिवली एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड की। कब? जब हम कोई भी चीज लर्न कर रहे हो, लाइक इफ यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव, है ना, आप सीख रहे हो ड्राइविंग, तो कार की ड्राइविंग आप सीख रहे हो, लेकिन आप क्या है उस टाइम आपका माइंड कहीं और है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, या फिर आपकी जो रेट है वो कम हो जाएगी लर्निंग की। तो क्लियर है? कुछ चीजें हम दोबारा से रिकैप करते हैं। एक हमने पढ़ा कि इट इज अ सोशल प्रोसेस, अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है, इट इज यूनिवर्सल, मेंटल प्रोसेस,
कॉम्प्लेक्स है एंड एज वेल इट इज ऑल्सो एक्टिव एंगेज, मतलब इट नीड एक्टिव एंगेजमेंट। इसमें क्या चाहिए, हमें एंगेज रहना है एक्टिवली। क्लियर है? तो दीज ऑल आर पॉइंट्स अबाउट व्हाट लर्निंग प्रोसेसेस, लर्निंग प्रक्रिया के पॉइंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि लर्निंग प्रोसेसेस में एरर्स, मिस्टेक्स, मिसकंसेप्शन ये सब होना मतलब रेलिवेंट है, होती रहती है। देखो कोई भी फर्स्ट टाइम में, आप हो मैं हूं, हमने कुछ भी जब अपनी लाइफ में पहली बार सीखा होगा तो ये जरूरी तो नहीं था ना कि हम उसको क्या है पहली बार में ही अच्छा सीखेंगे, या फिर हम कोई मिस्टेक्स ना करें। ऑब्वियस सी बात है, मिस्टेक्स, एरर्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो डेफिनेट सी बात है, ये तो होती है, ऑब्वियस सी बात है। अब कोई भी आज भी आप नए काम को अगर सीखो तो पहली बार जब आप उसको करोगे तो आप उसको डेफिनेटली मिस्टेक या एरर के साथ कर सकते हो। हमने फर्स्ट टाइम चलना सीखा था या हमने फर्स्ट टाइम कोई भी चीज सीखी थी तो हम गिरे थे पहले, ये नहीं कि हमने फर्स्ट टाइम उठना सीख लिया तो हम दौड़ ही गए। तो वही चीज है, ये तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया, हम लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट टाइम कोई बाइक चलाना सीखेगा, बाइसाइकिल सीखेगा तो ऑब्वियस सी बात है गिरेगा तो है ही पहले। तो अगर ये नहीं होगी ना तो आप सीख भी नहीं पाओगे। एरर्स, मिस्टेक्स स्टार्टिंग में नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको जो है फिर आप लर्निंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं बन पा रहे हो। ठीक है? मिसकंसेप्शन भी होता है। मिसकंसेप्शन का मतलब क्या है कि कभी कभी हम कोई चीज सीख रहे होते हैं और हम उस चीज को ना गलत तरीके से सीख जाते हैं, या हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस चल पड़ता है कि हाँ ऐसे हो सकता है ये, जबकि वो सही नहीं होता। ठीक है? तो ऐसी कुछ गलत जो चीजें हैं, थॉट प्रोसेस, मिसकंसेप्शन, वो आ जाते हैं सीखने के टाइम। तो ये सब जेन्युइन सी बात है, मतलब जनरल सी बात है, ये होती है और होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में। ठीक है? उसके बाद है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है जिसमें लर्नर्स के थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है। ध्यान रखना, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का भाग है। यानी कि देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कैसे पार्ट है जिसमें लर्नर क्या करेगा, थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है। जब आपको कोई सिखा रहा होगा तो डेफिनेटली उसको पता लग जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है? क्योंकि जब हम सामने वाले को कुछ चीज सिखाते हैं तो हमें उसकी मेंटालिटी का, हमें उसके थॉट प्रोसेस का काफी हद तक पता लगता है कि वो सीख पा रहा है तो क्यों पा रहा है, या इफ ही और शी इज नॉट एबल टू डू, या फिर नहीं लर्न कर पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। अब जैसा आप मान लीजिए आप टीचिंग सेक्टर में हैं या डॉक्टर्स आपके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब आप डॉक्टर्स को सिखाएंगे या टीचर्स बच्चों को सिखाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि बच्चा गलती करेगा, नो डाउट करेगा। ठीक है? उसके बाद आपने दोबारा कंसेप्ट क्लियर किया। अब आपने जब दोबारा उससे टेस्ट लिया, पहले आपने टेस्ट लिया तो उसने मिस्टेक्स की थी, कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम में आपने समझाया उसको, सेकेंड टाइम में आपने उसको क्या समझाया होगा भाई, फर्स्ट टाइम के टेस्ट में जो भी एरर्स रहे होंगे, मिस्टेक्स रहे होंगे, दैट यू हैव एनालाइज्ड, आपने देखा होगा कि क्या क्या क्वेश्चन ये गलत कर रहा है या कर रही है, तो इसको हम दोबारा समझाते हैं। तो टीचर ने क्या किया होगा, उसको इवेल्युएट किया आंसर को, और गलत आंसर को कट करके फिर उसको समझा के दोबारा से टेस्ट लिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि टीचर को या फिर जो भी लर्नर, जो भी किसी चीज को भी ट्रेन कर रहा है या ट्रेनिंग दे रहा है, उसको पता लग जाएगा कि सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है या उसका थॉट प्रोसेस अभी क्या चल रहा है। तो इससे बहुत सारी चीजें, मतलब आप देख रहे हो सोशली भी काफी हेल्प करता है क्या हमारा लर्निंग प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बच्चों द्वारा होने वाली एरर्स और एडल्ट्स के चिंतन में गुणात्मक। देखो ये बहुत बड़ी बात है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें कुछ लोग कंफ्यूज काफी रहते हैं कैसे। अब एक चीज आप समझो कि ये एक चाइल्ड है एंड दिस इज एन एडल्ट। अब एक चाइल्ड और एक एडल्ट दोनों सोच रहे हैं, ठीक है? तो जब वो चीज, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोनों ढूंढ रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए ये फादर है, ये उनका बेटा है, तो अगर ये जो सोचेगा और ये सोचेंगे तो होगा क्या कि इनकी क्वांटिटी में डिफरेंट नहीं होगा, मतलब इनका जो एक थॉट प्रोसेस है, एक जो इनकी थिंकिंग है, क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन डिफरेंस होगा क्वालिटी में। मतलब आप समझना बिल्कुल ध्यान से कि इनके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, क्वालिटी डिफर कर सकती है बट क्वांटिटी विल बी रिमेन सेम, क्वांटिटी सेम रहेगी। तो ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मल्टी टाइम ये रिपीटेड है, तो उसको कर लेना कि क्वालिटेटिव डिफरेंस इज व्हाट, या फिर what is the difference between child and adults thinking process। तो आप ध्यान रखना कि there is no difference in quantity but quality क्या है, डिफर करती है, डिफरेंट है। क्लियर है? क्वालिटी में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो that is basically called qualitative difference। Now next is
देखो लर्निंग को फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है, देखो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कैसे आपको उसको डील करना है, अभी बहुत सारे फैक्टर है, आप खुद का माइंड लगाओ, वेट, आप खुद का माइंड लगाइए कि कुछ भी आप चीज सीख रहे हैं तो सीखने में और सिखाने में बहुत सारे फैक्टर जो है वो काम करेंगे। आपकी स्पीड कभी लो भी रहेगी, कभी हाई भी रहेगी, कभी रुक भी सकती है कुछ देर के लिए, कभी कभी लर्निंग का प्रोसेस रुक जाता है, ये होता है लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली स्टॉप्ड है, बट थोड़े टाइम के लिए वो क्या है स्टॉपेज ले लेता है, बाद में वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लाइफ टाइम पे हमारे मतलब एक लर्नर के लाइफ में और एक टीचर के लाइफ में बहुत इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर हम देखते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड क्या फैक्टर हो सकता है। फर्स्ट वन इज फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या कि शारीरिक विकास जो है बहुत हद तक, मैं कहूंगी बहुत ज्यादा नहीं बट मोस्टली अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा इफेक्ट करता है लर्निंग प्रोसेस। कैसे करता है, ये एक ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है किसी भी इंसान में जिसको फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी की फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं है या उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, रिटार्डेड है, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, पैरों में, आंखों में, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब वो उस चीज को सीखने जाता है किसी भी चीज को, तो वहां पर वो फेस करता है ये चीज कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं बाकी लोगों की तरह सेम नहीं हूँ, ठीक है, इक्वल उसमें नहीं मेरे को ट्रीटमेंट मिलती है। और कुछ देखो डिपेंड करता है सिचुएशन पर भी, अगर वो वहां ऐसे माहौल में है ना, ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर उसको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाता है, तो डेफिनेटली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर देखो लर्निंग प्रोसेस तब अच्छी है ना जब कोई उसको अनइक्वालिटी के साथ ट्रीट ना करे, लेकिन अगर उसको समाज में, फैमिली में, हर मतलब स्कूल में, हर जगह पर उसको एक दिखाया जाए कि भैया यू आर फिजिकली डिसेबल, तो वहां पर उसकी लर्निंग प्रोसेस क्या है, रुक जाएगी। क्लियर है। चलिए, अब जैसे किसी को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है और उसको बाइसाइकिल या बाइक सीखनी है, तो टाइम तो डेफिनेटली लगेगा, ठीक है, हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, कम टाइम, बट उसमें लर्निंग प्रोसेस में टाइम लगेगा। नेक्स्ट इज मेंटल डेवलपमेंट। व्हाट इज मेंटल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा है कि इट इज अ मेंटल प्रोसेस, यानी कि यह एक मानसिक क्रिया है। जब तक आप मेंटली पूरी तरीके से हेल्दी नहीं रहेंगे, पूरी तरीके से फॉर श्योर आपका मतलब न्यूट्रिशियस माइंड नहीं रहेगा, प्रॉपरली आप अटेंशन नहीं देंगे, तो ये हो सकता है कि आपका लर्निंग प्रोसेस काफी हद तक रुक जाए या कम स्पीड उसकी हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक्टिवली एंगेज रह के हम कोई चीज को नहीं सीखते हैं तो वहां पर हिंड्रेंस आती है, हमें मुसीबतों को देखना पड़ सकता है। क्लियर है। चलिए, मेंटल डेवलपमेंट डन। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन लर्निंग। इंटरेस्ट भी बहुत मेजर रोल कैसे प्ले करता है कि आप किसी चीज को सीख रहे हैं, मान लीजिए दो लोग किसी चीज को एक साथ सीख रहे हैं और एक पर्सन में इंटरेस्ट अच्छा है, मतलब वो चाहता है उस चीज को कि ये काम मतलब मन से कर रहे हैं ना कि मुझे इसको करना है, मोटिव मुझे अपना फुलफिल करना है, ठीक है। मान लीजिए आप ही लोग पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए या डीएसएसबी के लिए, आपका एक मोटिव है, आपका एक इंटरेस्ट है कि हमें जो है प्रॉपर नोट्स बनाने हैं वीडियो देख के और हमें लर्न करना है नोट्स को, हमें पीवाईक्यू लगाने हैं और हमें अपना जो गोल है उसको क्रैक करना है, तो डेफिनेटली यू आर इंटरेस्टेड। बट अगर कोई ऐसा है कि भैया काम हो जाएगा, देखेंगे, जबरदस्ती देख लेंगे, अगर पढ़ना होगा जबरदस्ती पढ़ लेंगे, तो उससे डेफिनेटली आप नहीं अपने गोल को अचीव कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस लेवल एंड मेंटल एबिलिटी। देखो मानसिक विकास जो मैंने अभी बोला है, मेंटली डेवलपमेंट, वो एक अलग बात है, यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, इंटेलिजेंस लेवल की बात हो रही है। ये भी बहुत हद तक लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। कैसे, अब दो बच्चे हैं क्लास में, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सपोज यू आर टीचिंग रिलेटेड टू एनी टॉपिक लाइक साइंस का या सोशल साइंस का, है ना, आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, वॉट एवर यू आर टीचिंग, उसमें दो बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसकी मेंटल एबिलिटी ऐसी है कि वो थोड़ा सा स्लो लर्नर है, थोड़ा टाइम लगता है उसको कैच करने में, एंड द सेकंड वन इज कि उसको स्पीड में ही पढ़ने की आदत है, उसको स्पीड में ही समझ में आता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है और दोनों की लर्निंग प्रोसेस भी क्या है, डिफर करेगी, अलग अलग होगी। ध्यान रखिएगा, एबिलिटी बहुत हद तक सीखने को क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट इज मोटिवेशन लेवल। आपका मोटिवेशन लेवल कौन सा है, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि मोटिवेशन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल।
तो ध्यान रखिए, इंटरनल मोटिवेशन इज मैंडेटरी। आप किसी भी चीज को सीखने जा रहे हो तो आपको आपको अंदर से मोटिवेटेड होना जरूरी है। अब कई लोग क्या है कि बार बार डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कुछ चीजों से। कुछ एक्सटर्नल लोग होते हैं जो आपको कुछ भी बोल देते हैं, आप उस चीज को सीरियसली ले लेते हैं, तो वो एक एक्सटर्नल डिमोटिवेशन होता है। लेकिन आपको खुद को इंटरनली मोटिवेट रखना है। कैसे? बहुत तरीके हैं। आप खुद को देखिए, आजकल के टाइम में क्या है कि अगर आपको खुद को मोटिवेट रखना है तो आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। आप सामने वाले से ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है? तो आप एक अपना गोल बनाओ। आप लाइक जितने भी बच्चे अभी टीचिंग एग्जाम्स देंगे तो उनका कोई ना कोई मोटिव होगा डेफिनेटली। तो होगा किसी का कोई मोटिव कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये करूंगा, या जो चीज मेरी अभी तक नहीं फुलफिल हुई है वो हो जाएगी। तो एक इंटरनल मोटिवेशन आ रहा है आपके अंदर, तो डेफिनेटली आप फिर उस चीज में इंटरेस्ट लेंगे सीखने में, और आगे जाके आप अच्छा ही करेंगे। क्लियर है? मोटिवेशन लेवल इंटरनली होना चाहिए। नेक्स्ट इज इमोशन। इमोशन बहुत हद तक हमें सीखने में अफेक्ट करते हैं। कैसे? लाइक देयर आर टू टाइप ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव इमोशन एंड नेगेटिव इमोशन। ठीक है? पॉजिटिव में क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि होप एक ऐसी चीज होती है इंसान की लाइफ में कि अगर उसने उस होप को बांधे रखा है, उसको बिल्कुल अपने दिमाग में रखा है कि होगा, एक दिन होगा, तो वो जो पॉजिटिव इमोशन आप लेके चल रहे हो वो सीखने में काफी हद तक हेल्प करेगी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो 2 साल 3 साल एग्जाम दिया, वो फेल हो गया, तो अगर उसने उसके बाद भी ये होप रखे कि चल कोई बात नहीं, 1-2 साल में हो जाएगा, 1-2 बार में और हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो 90% उस गोल के करीब चला जाता है। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि नहीं होगा मेरा, तो फिर वो उस गोल से थोड़ा बहुत मतलब पीछे हटना शुरू कर देता है। तो इमोशंस बहुत हद तक एक अच्छा और बुरा रोल प्ले करते हैं, ठीक है? और मेक श्योर कि आप भी पॉजिटिव इमोशंस लेके ही पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। अब एक होती है जॉय की फीलिंग। जॉय मतलब कि आपको खुशी होनी चाहिए। आप किसी भी काम को कर रहे हो, खुशी के साथ करिए। खुशी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आप स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, और आपका लर्निंग प्रोसेस भी अच्छा जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट इज अफेक्शन। आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको एक लगाव होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपको किसी ने जबरदस्ती थोप दिया भैया कि तुम्हें ये करना है और ये प्रोफेशनली तुम्हें ये करना है, जबकि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई उससे अफेक्शन नहीं है, और आप जबरदस्ती लगे पड़े हो, तो डेफिनेटली वो हो सकता है कि आप उसका आउटपुट दो, लेकिन आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है? तो ये चीजें काफी ज्यादा जो है इफेक्ट करती है। दीज आर कॉल्ड व्हाट? पॉजिटिव इमोशंस। क्लियर? अब बात करेंगे नेगेटिव इमोशंस की। नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं? लाइक अगर किसी को फियर जो है आ गया, मतलब किसी ने एग्जाम दिया फर्स्ट टाइम बिना पढ़े, और उसने देखा कि भाई बहुत टिपिकल एग्जाम है, मेरे बस की नहीं है, और ये एक डर उसने अपने अंदर ले आया, तो ये एक नेगेटिव टाइप का इमोशन है जो उसको आगे भी लर्निंग में प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट इज एंजाइटी। एंजाइटी तो देखो वैसे ही बहुत खराब चीज होती है। एंजाइटी ना ही हो किसी को तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आप कितना भी कुछ कर ले, अगर एंजाइटी आपने दिमाग में डाल दी है तो वो एंजाइटी आपको अपने मोटिव से मतलब बहुत दूर लेके चली जाती है। क्लियर है? चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी कैपेसिटी कितनी हो, वो सब डजंट मैटर। तो ये भी एक चीज है जो गलत है। नेक्स्ट इज बोर्डम, यानी कि बोरिंगनेस नहीं होनी चाहिए आपको। कोई भी आप काम करो, अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो उसे कोशिश करो कि आप इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है? अगर वो बोरिंग भी है तो कोशिश करो कि आप उसमें कुछ चीजें ऐसी करो कि और आप जिसको सिखा रहे हो वो भी उसमें इंटरेस्ट लेके सीखे। क्लियर है? नेक्स्ट इज मेच्योरिटी। मैंने आपको बताया था कि मेच्योरिटी की वैसे तो कोई एज नहीं होती, फिर भी 25 के आसपास के बाद मेच्योरिटी आई जाती है। तो जितना मेच्योरिटी पर डिपेंड करता है। कोई एक मेच्योर इंसान ना किसी चीज को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता है, और इमेच्योर इंसान क्या करेगा कि पूरा करेगा, वो भी ऐसा नहीं है, पूरा तो करेगा बट उतना अच्छे से उसमें वो एफर्ट नहीं डालेगा या अच्छा आउटपुट नहीं देगा। क्लियर है? तो ये सारी कुछ हमारी जो कह सकते हैं हम फैक्टर्स हैं जो किस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेगेटिवली पॉजिटिवली इंपैक्ट डालते हैं किस पर? हमारे लर्निंग प्रोसेस पर। नेक्स्ट इज कल्चरल कंटेंट। अब देखो जैसा आपका कल्चर होगा वैसा ही आपका एक माइंडसेट हो जाएगा। ठीक है? अलग अलग कल्चर का अलग अलग माइंडसेट होता है और अलग अलग स्पीड के साथ वो लोग काम करते हैं। ठीक है? हमारा कल्चर मतलब सबका कल्चर जैसा डाइवर्स है, तो उसमें जैसा आपको सिखाया जाएगा वैसा ही सीखोगे। ठीक है? और आप जब दूसरे कल्चर के लोगों से बात करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ भैया मुझे इसका जो है नहीं पता है, तो आप सीखने की कोशिश करते हो। देखो सोशल प्रोसेस इसलिए तो कहा जाता है कि जब आप 4 लोगों के बीच बैठते हो
तो डेफिनेटली अलग कास्ट में होते हैं, अलग रिलीजन में होते हैं, अलग थॉट प्रोसेस वाले लोग होते हैं। तो जब चारों लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उनके जो थॉट प्रोसेस है, आइडियाज है, ओपिनियंस है, वो सब एक्सचेंज होते रहते हैं और इस तरीके से हम लाइफ टाइम सीखते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी देन यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वी कैन रीड टीचर से रिलेटेड। अभी मैंने आपको बताया था, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। टीचर से रिलेटेड अगर हम देखें तो टीचर से रिलेटेड क्या इश्यूज आ सकते हैं जो इफेक्ट करेंगे पूरी तरीके से किसको, लर्निंग प्रोसेस को। अब लाइक सब्जेक्ट की नॉलेज, देखो टीचर कैसा है, टीचर अगर अच्छा है तो बहुत हद तक चांसेस है कि जो लर्नर होगा उसका लर्निंग प्रोसेस बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है। अगर टीचर को ही उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, समझ रहे हो, देखो दो चीजें हैं। एक तो होता है कि किसी ने कोई चीज थोड़े टाइम के लिए पढ़ ली और सामने वाले को पढ़ा दी, लेकिन एक होता है कि सब्जेक्टिव नॉलेज। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है तभी आपको उसको सामने वाले को सिखाना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अगर है, आप उसमें प्रॉपरली सीखे हुए हैं, तो आप सामने वाले को डेफिनेटली वो सिखा सकते हैं। बट इट इज मैंडेटरी टू अचीव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव नॉलेज होना टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चों के लिए भी वो डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान। टीचर को सबसे पहले ये समझना चाहिए, जैसे पहले क्या होता था, अब तो खैर नहीं होता, मॉडर्निटी आ चुकी है, बहुत सारी चीजें। पहले होता था कि टीचर हर एक बच्चे को सेम आइज से देखता था और एक साथ ही ट्रीटमेंट मिलता था। बट अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज टीचर्स को है, और अलग अलग जो बच्चे हैं उनके माइंड सेट को देखते हुए, उनकी कैपेसिटी को देखते हुए फिर वो टीचर उसी बच्चे को वैसा ट्रीट करने की कोशिश करता है। जैसे मैं तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करती ही हूँ, बाकी टीचर्स को भी करना चाहिए, तभी आप उस बच्चे को समझकर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके उसे सिखा सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर पर फोकस। बेसिकली नाउ टुडेज एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन प्रॉपरली, मतलब चाइल्ड सेंटर जो है वो चल रहा है। पहले होता था टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन, अब क्या है, चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड सेंटर इन द सेंस कि आप बोलो क्लास में सिर्फ आप ही बोलते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्टिवली एंगेज रखो आप बच्चों को, प्रॉपरली उनसे क्वेश्चन पूछते रहो, उनके थॉट प्रोसेस से सुनते रहो, उनके आंसर सुनते रहो, आप बात करते रहो। तो इससे क्या होगा कि एक प्रॉपर जो क्लास का एक डेकोरम है मेंटेन होगा और बच्चों को सीखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। देखो डेकोरम मेंटेन करना है तो अगर आप सिर्फ बच्चों को चुप करके डिसिप्लिन में बिठा दोगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा काफी हद तक डर भी सकता है। ठीक है, और कई बच्चे हेजिटेशन में क्वेश्चन पुट भी नहीं करते हैं। तो ऐसा माहौल, ऐसा आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास का या कहीं पर भी जहां आप सिखा रहे हो, कि सामने वाला लर्नर इज फ्री टू आस्क फ्रॉम यू। ठीक है, जैसे मैं आपको कहती रहती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली विदाउट हेजिटेशन अपने कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन दे सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्टिव एंड इंटरेस्टेड, यानी कि एक्टिवली एंगेज और इंटरेस्टेड। आप अगर सामने वाले को अच्छा नहीं सिखाओगे, देखो आप अगर एक्टिवली उसको नहीं कुछ चीज को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो उस नॉलेज को, तो आपको एक्टिव रहना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, अगर आप पैसिवली उसको ट्रांसफर करोगे तो वो बच्चा भी ऐसे ही सीखेगा, या जिसको भी आप सिखा रहे हो तो उसके माइंड में भी वैसा ही पैसिवनेस ट्रांसफर होगी, यानी निष्क्रियता। क्लियर है? चलिए, गुड टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। टीचिंग मेथड्स ना बहुत जरूरी है किसी भी टीचर के लिए। टीचिंग मेथड्स इसलिए जरूरी है क्योंकि मेथड्स जो है ऐसे ही होने चाहिए जो इम्पैक्ट डाले और सामने वाले को सोचना ना पड़े कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब टीचिंग मेथड्स किसके ओरिएंटेड होना चाहिए, लर्नर ओरिएंटेड, जिसमें इंटरेस्ट आए, जिसमें समझ में आए कि हाँ ये चीज ऐसे है। ठीक है, रट्टाफिकेशन वाली या फिर वो लेक्चर वाली जो एक पूरा लेक्चर वाला क्लास होता है वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है पेडागोजिकल अप्रोचेस। अब जो है बहुत सारे अप्रोचेस आ गए हैं मार्केट में। अब एनसीएफ ने बहुत सारी चीजें दी हैं, प्लस साइकोलॉजिस्ट ने दी है कि अप्रोच डिफरेंट काइंड के हैं। अब आप देख लो कि पहले यूटीज नहीं होते थे, अब यूटीज वगैरह, स्पेशल टेस्ट और ये सब चीजें जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। तो डिफरेंट काइंड के अप्रोचेज है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, बच्चे के माइंड को और ज्यादा इलेबोरेट और उसको बूस्टअप किया जाता है, बच्चों को और इंटरेस्टेड उसमें बनाया जाता है। क्लियर है? तो दिस वर द पॉइंट्स अबाउट टीचर। अब बात करेंगे कि लर्निंग प्रोसेस में जो थर्ड फैक्टर है हमारे एनवायरनमेंट, वो क्या कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे लर्निंग प्रोसेस को।
क्लियर? कैसे इफेक्ट कर रहा है? फर्स्ट वन इज स्कूल का एनवायरमेंट। अब देखिए स्कूल का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन लर्निंग प्रोसेस। स्कूल का एनवायरमेंट अगर अच्छा होगा, एक ओपन इन्वायरमेंट, एक फ्रैंक इन्वायरमेंट जिसमें कि बच्चा हेजिटेशन के साथ नहीं है, और मतलब ठीक है डिसिप्लिन्ड है, एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए खैर, लेकिन बच्चे को इतनी जो है फ्रीडम तो होनी चाहिए कि अगर उसके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली उसका वो सॉल्यूशन उसको मिल सके, सामने वाले से वो पूछने में डरे ना, हेजिटेट ना करे। ठीक है, तो स्कूल का एनवायरनमेंट पहला फैक्टर, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि स्कूल बहुत हद तक क्या डालता है, इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट इज क्लास का एनवायरनमेंट। अब देखो क्लास का एनवायरनमेंट दो बातों से आप करेंगे इसको। फर्स्ट वन इज कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ टीचर आपस में सहयोग करें। आज का टाइम जो है ना, देखो आजकल के जो जनरेशन है उनका दिमाग कहीं और ही होता है, तो ये जरूरी है कि आप ना उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं सीख रहा है या बिल्कुल ही बेकार बच्चा है, तो कोशिश करें कि आप उसके उनको जाने, मन को जानने की कोशिश करें, और बहुत हद तक ऐसा होना भी चाहिए जिससे आपको समझ में आ सके कि उस बच्चे को प्रॉब्लम है क्या। थोड़ा कोलैबोरेटिव बनेंगे तो ज्यादा सही रहेगा और लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। ठीक है, बच्चे को आप जितना कोऑपरेट करेंगे वो उतना ज्यादा कनेक्टेड फील करेगा, और इन फ्यूचर में भी लर्निंग से कोई भी दिक्कत आई लर्निंग प्रोसेस में तो वो आपके साथ डिस्कस कर सकता है। ठीक है, कई बार हम लाइफ में ना इसलिए भी नहीं सीख पाते कि हम सामने वाले से बोल ही नहीं पा रहे हैं या हम हेजिटेट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, चलो आगे थोड़ा सा हो गया ये फैमिली जो है फर्स्ट, ठीक है, प्राइमरी सोसाइटी थी एंड इन स्कूल वाज सेकेंडरी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सोसाइटी और प्राइमरी में हमने क्या देखा था कि दोनों ही मेजॉरिटी में रोल प्ले करते हैं, बट सबसे ज्यादा जो पहला रोल प्ले करेगा फैमिली, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पहली बार अपनी फैमिली को ही देखता है, स्कूल वालों को नहीं देखता है। तो जो फैमिली वाले सिखाते हैं फर्स्ट उसके स्टेज में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की, ये मतलब कैसे इसमें कंसेप्चुअली आप आंसर करोगे वो आप देख लो। देखो स्कूल में लर्निंग में क्या होता है कि जो सहभागिता होती है उसमें कौशल और ज्ञान का अर्जन, मतलब कि क्या, स्किल्स पर और नॉलेज को कैसे इनहेंस करना है, अचीव करना है, इस पर ध्यान ज्यादा जाना चाहिए या इस पर एम्फेसाइज ज्यादा करना चाहिए। मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान किस पर रहना चाहिए, एक तो स्किल्स, यानी टीचर्स या फिर मैनेजमेंट पूरा ऐसी प्लानिंग करे स्कूल में कि बच्चों की इस स्किल पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको इनहांस करे, या फिर और क्या कर सकता है, उनके नॉलेज को कैसे इनहांस किया जाए, यानी कि प्रैक्टिकली। ठीक है, उनको प्रैक्टिकली कैसे नॉलेज जो है दी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों चीजों का ख्याल रखेगा स्कूल, और कोशिश करेगा कि इससे बच्चों का जो है डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट लर्निंग का वो आगे जाए। नेक्स्ट इज सार्थक अधिगम। मीनिंगफुल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग में एक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है किस पर, डिफरेंट मेथड्स पर। ठीक है, तो एनकरेज करना चाहिए, यानी कि जो भी आप कराए उसका कुछ मतलब हो, यानी कि आप बकवास ही कर रहे हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं भाई, क्लास में बकवास करने लगते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, सिलेबस से मतलब नहीं होता। तो जो है आप जो भी पढ़ाए वो मीनिंगफुल हो, एक फालतू का बोरिंग चीजें और बकवास ना हो। क्लियर? अब बीच बीच में देखो जो क्रैक कर लो वो एक बात अलग है, टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, प्रैक्टिकली डेली लाइफ में बच्चे देखते हैं, तो हंसी मजाक वाली चीजें तो खैर होनी चाहिए, वरना तो फिर एक रोबोटिक वाली कंडीशन आएगी और टीचर भी खुद को भी बोर फील करेगा। तो खैर ये तो होता ही है, लेकिन आप ध्यान रखो कि उनको एनकरेज करो, उनको मीनिंगफुल लर्निंग कराओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली। देखो कब बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव रहेगा, जब वह क्या हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो। देखो सेल्फ डायरेक्टेड का कंसेप्ट समझो, क्योंकि कई लोगों की, कई स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि मैम यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड लिखा रहता है और आप कहते हो कि भाई लर्निंग के लिए तो एक सामने वाले कोई चाहिए, मतलब सिखाने वाला तो चाहिए ही। देखो सिखाने वाला तो चाहिए ही, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप लर्नर हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा तो मिलेगा ना, मतलब जो आपको ट्रेनिंग देगा। ठीक है, अगर आपको कुछ सीखना है तो उसमें आपको क्या है, आपने सीख लिया। देखो सिखाने वाला भी ना आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, वो आपको घोल के नहीं कोई चीज पिला सकता है कि माइंड में कि जैसा आज तक मैं हूं वैसा तू बन जाओगे, नहीं।
आपको वो खुद से सेल्फ डायरेक्शन से करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको सामने वाला गाइडेंस दे सकता है, रास्ता बता सकता है, एक वे दिखा रहा है कि यहाँ पे जाना है। आप कितना वहां पे चलोगे, नहीं चलोगे, किस रास्ते पे चलोगे, वो आपके ऊपर है। इट इज टोटली डिपेंड्स टू यू। ठीक है बात। तो सेल्फ डायरेक्शन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को क्या बनाओ, सेल्फ डायरेक्टेड। इज इट ओके? नेक्स्ट इज प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी है। देखो, अगर इफेक्टिवली लर्निंग करनी है तो पार्टिसिपेशन भी एक्टिवली होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि जबरदस्ती की उस टीचर ही कह रहा है कि भैया सीखो सीखो सीखो, लेकिन सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना है, वो सिर्फ इसलिए आया है कि ठीक है घर वाले बोलते हैं कि सीख लो तो सीख रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उसका एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। डन। नेक्स्ट, मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होना चाहिए? विश्लेषण यानी एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी आप कुछ ऐसी चीज सीख रहे हैं, देखो बाइक सीख रहे हैं तो वो तो चलो एक प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है, लेकिन ऐसे कुछ चीजें होती है जिसमें मेंटल प्रोसेस बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें एनालिसिस करना पड़ता है। मान लीजिए कोई पर्सन क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती है, बहुत सारी ऐसी चीजें उनको दे दी जाती है कि आप क्या करो, एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, चीजों को तोड़ो जोड़ो और देखो क्या हो सकता है, क्या इसका आउटपुट निकल सकता है। प्रॉब्लम्स आपको दे दी जाती है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है कि अगर हम इस वायर को ऐसे करें तो क्या आउटपुट निकलेगा। तो यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कुछ भी सीख रहे हो, एनालिसिस करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, ये तीनों हमेशा लाइफ टाइम चलेगी और ये होनी भी चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो स्टार्टिंग के क्लासेस होती है उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो कैसा होना चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग। अगर आपने अपनी जो प्राइमरी स्टेज होती है, अपनी जो बिल्कुल स्टार्टिंग की एज है, उसमें अगर आपने लर्निंग बाय डूइंग सीख ली, यानी आपको ये पता लग गया कि कोई भी काम को ना जब तक हमें करना चाहिए, मतलब हम किसी काम को अगर सीखना चाहते हैं तो क्यों ना हम खुद से उसको करके सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका और भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा लर्निंग प्रोसेस और आप उस चीज की तरफ पॉजिटिवली जाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग तो हर एज में हो सकता है। कोशिश करें कि आप किसी भी एज में किसी भी चीज को आप सीख रहे हैं तो उस प्रोसेस में आप कोशिश यही करें कि आप उसमें क्या कर सके, एक्टिवली एंगेज रहें एंड यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ये चीज ज्यादा जरूरी है। कई बार हम सामने वाले को देख के कह रहते हैं कि ठीक है, और मतलब अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो आप कहते हैं ठीक है भैया मैं सीख लूंगा, जब मेरे को जरूरत होगी तो मैं उसको अप्लाई करूंगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब तक कोई चीज आपके ऊपर वो सिचुएशन नहीं आएगी तो डेफिनेटली आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है खुद करके सीखना। नेक्स्ट इज कि लर्निंग के लिए स्कूल के जो सामाजिक अवसरों में, देखो सामाजिक अवसर का मतलब क्या, जैसे कि रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, ठीक है, किसी का बर्थडे हो गया, किसी स्पेशल पर्सन का, ठीक है, किसी स्पेशल का पर्सन का बर्थडे हो गया, अभी हटा देते हैं इसको। ठीक है, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल एरर हो जाते हैं, तो वही सारी बातें हैं। फिलहाल तो रिपब्लिक डे है और आपका इंडिपेंडेंस डे है या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी का बर्थडे है, कोई भी स्पेशल इवेंट वाला डे है, तो इस चीज में, इन सब सोशल इवेंट्स में चिल्ड्रन हैव टू पार्टिसिपेट, उन्हें करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, चलिए नेक्स्ट इज कर्व्स ऑफ लर्निंग। अब देखिए कर्व्स क्या होते हैं, यानी कि वक्र। अभी जैसे आप ना मैथ्स में बहुत कर्व्स बनाते हो ना, जैसे कोई भी कर्व बना रहे हो या फिर स्टैट्स में, आप जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो स्टैट्स में बनाते हैं। तो कर्व्स क्या है बेसिकली? कर्व्स तो बहुत लोगों को पता भी होगा, कोई भी एक लाइन जो या तो ऐसे जा रही है या फिर ऐसे। ठीक है, तो ये सब कर्व्स चलते कैसे, लर्निंग में कर्व्स का क्या रोल है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट से कि जब अधिगम की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, ठीक है, लिख रही हूं मैं या प्रॉपर, अगर किसी को ना समझ में आए, क्वांटिटी, इफेक्ट और उसकी एबिलिटी, ठीक है, उसकी क्षमता, इन सबको जब किसी ग्राफ या देखो किसी ग्राफ पे जब इन्हें हमें रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तब वह क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कर्व्स ऑफ लर्निंग। जब आप दोबारा से सुनना,
क्वांटिटी को, इफेक्ट को, एबिलिटी को, मतलब कोई पर्सन कितना सीख रहा है, कितने इफेक्ट के साथ सीख रहा है, तो क्या उसकी एबिलिटी है। तो जब हम इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड लर्निंग कर्व या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व्स ऑफ लर्निंग। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, या तो लर्निंग की बहुत ज्यादा मतलब मिनिमल लर्निंग होगी, बहुत बहुत कम होगी, न्यूनतम कह सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा पॉइंट पर मतलब एकदम हाई पॉइंट पे कोई इंसान पहुंचा हुआ है जहां पे वो सब कुछ सीख चुका है, और या फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर उसकी कंडीशन 0 पर रहेगी, यानी कि वो ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी हमारी लाइफ में हमेशा नहीं होता ना कि हम पॉजिटिव ही सीख रहे हैं, नेगेटिव हम कभी ना कभी डाउन हो जाते हैं, हम कभी ना 0 पे पहुंच जाते हैं, और बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं जिसमें हम नहीं सोच पाते, ठीक है, हमारा थोड़ा सा माइंड रिटार्ड हो जाता है, तो वहां पर हमारा लर्निंग प्रोसेस 0 हो जाता है। तो उसी 0 की कंडीशन को हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे अपने ग्राफ के थ्रू। क्लियर है? चलिए, नाउ कम टू दी ऑल ग्राफ्स। हम ग्राफ्स को देखते हैं कि कैसे कैसे ग्राफ्स है। अब देखो, अगर हम लर्निंग कर्व्स की बात करें तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ कर्व, 4 प्रकार के कर्व्स होते हैं, जिसमें पहला होता है स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व, इसमें क्या होगा कि जो एक लर्निंग का पेस होता है ना, पेस मतलब कि उसकी स्पीड, लर्निंग की स्पीड इक्वल रहेगी, एक समान रहेगी। कैसे? अब जैसे देखो, ऐसा ना बहुत कम लोग होते हैं हमारे वर्ल्ड में ऐसे जो लाइफ टाइम एक ही स्पीड से सीख रहे हैं, ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, हमारी देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कभी बहुत एनर्जेटिक भी रह सकते हैं, कभी हम बहुत खुश भी रह सकते हैं, कभी हम उदास भी हो जाते हैं, चीजें चलती रहती हैं, है ना, कभी हम डिप्रेस भी हो जाते हैं, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो ये चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंडसेट भी तो चलेगा। तो वही चीज है। अब ये वाला जो कर्व है, हाउ इट वर्क्स, ये काम कहाँ करता है, तो वो लोग जो अपने लाइफ में एक इक्वल स्पीड के साथ सीखते हैं और सीखने का काम करते हैं, दे फॉलोज विच कर्व, दे फॉलोज स्ट्रेट लाइन कर्व। तो उनके लिए क्या होगा, देखो ये है प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है, और ये क्या है, दैट इज सीखने की एक स्पीड है ये। तो इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस भी कर रहा है कोई पर्सन और सीख भी रहा है, यहाँ पे देखो ये कर्व कैसा जा रहा है, सीधा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। देखो, कर्व्स में से नहीं पूछेंगे, आपको ऐसा डायग्राम वगैरह नहीं देते, बस ये तो एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट इज एलिवेशन कर्व। अब देखो, एलिवेशन कर्व क्या होता है, इसमें ना स्टार्टिंग में तो कोई पर्सन बहुत तेज सीखता है, और हाई, बिल्कुल जब हाई पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी रुक जाती है, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, लो होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस एंड द अनदर वन इज स्पीड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई पर्सन शुरू से बहुत अच्छी, देखो इसकी कर्व कितनी स्ट्रेट जा रही है, ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, और एक टाइम पे ये कर्व कहाँ है, डाउन होने लग जाती है, एक कहाँ पे पहुंच जाती है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। क्लियर है? हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद वो इंसान, उसकी जो सीखने की स्पीड होगी दैट विल बी लो। लो कैसे हो जाएगी, बहुत सारी चीजें होती है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग की एज में तो बहुत अच्छे से सीखते हैं, बहुत उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और जैसे ही वो ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं, या कुछ बच्चे 11th-12th की तरफ जाने लगते हैं, तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, लो। तो ऐसा बहुत लोगों की लाइफ में भी होता है। हम भी स्टार्टिंग में एक एज में काफी हद तक सीखते जाते हैं, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां पर हमारी लर्निंग स्पीड डेफिनेटली वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर है? तो ये, और वहां पर हम कौन सा कर्व फॉलो करते हैं, वी फॉलो एलिवेशन कर्व। डन? तो द फर्स्ट वन वाज स्ट्रेट लाइन कर्व और द सेकेंड वन वाज एलिवेशन कर्व। दोबारा से एक बार रिकैप करो। स्ट्रेट लाइन कर्व में क्या होगा, हमारी पेस स्पीड जो है वो सेम रहेगी, और एलिवेशन कर्व में स्पीड बहुत तेजी से रहेगी स्टार्टिंग के टाइम ड्यूरेशन में, एंड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ये हाई हो जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट के बाद इट बिकेम वेरी लो। ठीक है, स्पीड और लो होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मोस्टली पीपल ना, हम लोग जो है, अगर हम अपने एक एवरेज लोगों की बात करें तो हम लोग इसी कर्व में ज्यादातर आते हैं, मोस्टली हम में से बहुत लोग। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा कॉनकेव लर्निंग कर्व। कॉनकेव लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग में, शुरू में क्या होगा, स्पीड बहुत स्लो रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे स्पीड जो है लर्निंग की वो तेज हो जाती है, और वो हाईएस्ट पॉइंट को
टच करती है। कैसे? अब यहाँ पर आप ये पूरा डायग्राम, ये पूरा ग्राफ जो है ये देखो, यहाँ पर प्रैक्टिस है एंड इस ये एक्स एक्सिस मान लो इसको, एक्स एक्सिस पर प्रैक्टिस गिवन है और वाई एक्सिस पर एक लर्निंग की स्पीड। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई बहुत बहुत धीरे धीरे सीख रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और एक टाइम पे वो बहुत स्पीड पकड़ लेता है और उसकी लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, पॉइंट क्या हो जाता है उसका, बिल्कुल हाई। क्लियर है? तो ये हमारे क्या है, लर्निंग के कुछ प्रोसेसेस, ठीक है। अब इसमें बाकी कुछ पार्ट बचता है, वो हमारा पार्ट 2 में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। बाकी जितना मैंने अब तक करवाया है इसको अच्छे से आप करिए। प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं इसको बोलूंगी, क्योंकि बहुत एग्जाम्स में आता है, स्टेट के एग्जाम्स में भी और सीटेट में तो आता ही है। क्लियर है? तो कर्व्स वाला था, बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा आप इसको रिवाइंड करो के देखोगे, नोट्स बना के अच्छा हो जाएगा। बाकी पीवाईक्यू मैं अवेलेबल करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे जब तक बैचेस चल रहे हैं, तो प्रॉपरली आप उस पर काम करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।